तो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैं कह दूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल समय पर होंगे जो जून के हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर अपने तैयारी जो है, अपनी प्रिपरेशन जो है उसको ढीला कर रहे हैं कि अब शायद अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम्स ना हो या फिर डिले हो जाए या पोस्टपोन हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम बिल्कुल टाइम पर होंगे। ठीक है, तो यस वी आर लाइव नाउ। आज हम बात करने वाले हैं कोट 11 की फील्ड थ्योरी के बारे में, यानी कि कोट 11 का जो क्षेत्र सिद्धांत है उसके बारे में। लर्निंग थ्योरी में ये हमारी लास्ट थ्योरी है। और इसके अलावा अगर कोई थ्योरी है, जैसे कि टोलमैन की एक थ्योरी और है जिसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको भी टोलमैन की थ्योरी पढ़ना है तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस थ्योरी को भी आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर फील्ड थ्योरी के बारे में हमने कल थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी ली थी कोड 11 के बारे में। तो कोड 11 के बारे में हमने जो बेसिक जानकारी ली थी उसमें क्या बताया था मैंने कि इनकी जो थ्योरी है वो किसने दी थी? कोड 11 ने दी थी। ठीक है, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1890 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। और 1917 में उन्होंने अपनी ये फील्ड थ्योरी को दे दिया। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बेसिक बता दूं कि किस बारे में है ये थ्योरी। तो जो कोट 11 की फील्ड थ्योरी है उसमें उन्होंने बताया है कि फील्ड फील्ड का मतलब समझते हैं ना, क्षेत्र। तो कोई भी व्यक्ति जब कुछ काम करता है, सपोज आपको कोई काम करना है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं, आपके बहुत सारे अलग अलग ऐसे काम होते हैं जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। उसको काम को करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं? आप एक व्यक्ति हैं, आपके सामने कुछ एक गोल होते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, और उसको पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं? अपने एफर्ट लगाते हैं। डायरेक्शंस आपके पास में मिलते हैं, कुछ डायरेक्शन सही मिल जाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आया और उसने आपको बता दिया कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, पूछा उसने। उसने बेटे ने कहा कि मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है, बेटे ने इंजीनियर बनने की बात कही तो बेटे को बता दिया गया कि बेटा तुम ऐसा करो, 11th में है तो तुम मैथ साइंस लेना है। ठीक है, उसके अलावा फिर तुमको इंजीनियरिंग के एग्जाम्स जो होते हैं वो क्रैक करने हैं। उसको अगर क्रैक करने के लिए तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम्हें कोई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद उसने एग्जाम दे दिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद में अब आता है मेन फील्ड। ठीक है, मेन फील्ड कैसे आ जाती है कि भाई आपको जॉब चाहिए। अब जॉब के लिए अलग अलग कैंपस सिलेक्शंस होंगे, उसमें आप बैठोगे, एक बैठोगे, दो बैठोगे, शायद नहीं हो, शायद हो जाए। तो फिर आपको जिंदगी में बहुत सारे बैरियर्स मिल जाते हैं कि भाई नहीं मिल रहा। कुछ बैरियर्स ऐसे होते हैं कि जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, पूछा वो जा रहा है जो आपने पढ़ा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? फिर से नई चीजें पढ़नी है, नई चीजें समझनी है, फिर जाकर आपको आपका लक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो लक्ष्य भी हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब धनात्मक लक्ष्य हो जाता है जो बहुत सही होता है। और एक होता है कि अगर आपको पॉजिटिव लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो आप किस जगह चले जाते हो? नेगेटिव में चले जाते हो। तो ये सब कुछ जो हमारे जीवन की यात्रा होती है ना, उस जीवन यात्रा के बारे में ही कोट 11 ने अपनी थ्योरी में समझाया है। उन्होंने ऐसे बताया है कि आप अपने जीवन का जो पूरा का पूरा जर्नी है उससे बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल जर्नी होती है जिसमें आप खुद जूझते हो और जूझने के बाद में आप आगे बढ़ते हो। कोट 11 के बारे में बताया था मैंने कि वो संज्ञानात्मक विचारधारा वाले थे। मतलब कहने की बात ये है कि वो एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानवादी। गेस्टाल्टवादी भी थे, मतलब उनका जो एक्सपर्टीज थी वो गेस्टाल्ट में भी थी, मतलब समग्रता वाले सिद्धांत में भी थी। हालांकि मैक्स वर्दमर का वो सिद्धांत है ना, लेकिन कोट 11 का भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान है। इसके अलावा मैथमेटिकल क्षेत्र में भी इनका बहुत अच्छा काम था। आइंस्टाइन के भी बहुत ज्यादा ये क्या थे, फॉलोअर थे या फिर उनके प्रशंसक माने जाते थे कोट 11। ठीक है, तो ये इनका काम था। बाकी वो साइकोलॉजी के फील्ड में थे। तो कोट 11 के बारे में आपने इतना समझ लिया। अब थोड़ा सा हम स्टोरी इनकी बात समझ लेते हैं कि इनके पूरे सिद्धांत में कुछ छोटे छोटे से टर्म्स आएंगे। जैसे कि फील्ड शब्द आएगा, फील्ड थ्योरी। तो फील्ड का मतलब क्या होगा? क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या होता है? जब हम अपनी पूरे जीवन की बात करते हैं तो ये पूरा व्यापक क्षेत्र हो जाता है ना। ये क्षेत्र का मतलब ये नहीं होगा कि आपका एरिया हो गया, वो नहीं। आपका पूरा व्यापक क्षेत्र जिसमें आपको संघर्ष करके अपने गोल तक पहुंचना है।
फिर आ जाता है लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस का मतलब हो जाएगा जीवन विस्तार। आपकी जीवन में आपने स्टार्टिंग करती, कहते हैं ना बच्चा जब छोटा रहता है ना 3 साल तक का, जब तक उसका स्कूल में नाम नहीं लिखा होता है ना, जब तक ही उसकी जिंदगी है खुशमिजाज। जहाँ बेचारे का स्कूल में नाम लिखा, वैसे ही उसकी जीवन की यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि उसकी टेंशन वाली जिंदगी शुरू हो जाती है। पढ़ना है, होमवर्क करना है, पास होना है, एग्जाम देना है। तो ये जीवन विस्तार है। मतलब बच्चा छोटा सा बच्चा है, उसके बाद बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद उसने जॉब करी, जॉब करने के बाद फिर उसने अपना लगातार का जीवन जिया, पैसे कमाए, पैसे खर्च किए, मकान बनाया, शादी की, बच्चे किए, उसके बाद फिर आगे जाके वो जीवन खत्म हो गया। तो ये पूरा जीवन विस्तार की बात इन्होंने कही है, लाइफ स्पेस की बात की है। फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। हर व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। कुछ लोग अपने काम को इतनी प्राथमिकता देते हैं कि उनको और कुछ सूझता ही नहीं है, और उसमें ना तो वो रिश्ते देख पाते हैं, ना ही अपने जीवन की और भी जो गतिविधियां होती हैं, मतलब एंजॉय करना, छुट्टियां लेना, घूमना फिरना, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, उनको ये सारी चीजें नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल गोल जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन कईयों का ऐसा नहीं होता है। तो हर किसी की जो जर्नी होती है उसमें उसका साइकोलॉजिकल जो माइंड है ना, उस पर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है उसी पर उसकी पूरी जिंदगी का सोशल बिहेवियर, एजुकेशनल बिहेवियर, ये सब कुछ उस पर आधारित होता है। तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात करी इन्होंने, एनवायरमेंट की बात करी, फॉरेन हॉल, विदेशी माल की बात करी, मतलब हम अपने देश, अपने घर से दूर जाकर कहीं कुछ काम करते हैं, उसकी बात करी। टोपोलॉजी का मतलब होता है तल रूप, जिस वक्त जगह पर हमको काम करना है। फिर होती है बैलेंस का मतलब हो जाता है कर्षण शक्तियां। कर्षण शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, जो कि क्या होती हैं, आपके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। जो पॉजिटिव होती हैं, जो पॉजिटिव आकर्षण होता है, जो नेगेटिव होती है, नेगेटिव आकर्षण होता है। ठीक है, बैरियर्स, ये अवरोध हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल कोटलेवन ने अपनी थ्योरी में किया है। अब बात कर लेते हैं, इन्होंने जो बताया है कि हम अपने गोल तक कैसे पहुंचते हैं। ये है एक व्यक्ति, ठीक है, आपको एक व्यक्ति नजर आ रहा है, ये व्यक्ति है। अब इसने अपनी जीवन यात्रा शुरू करी, तो इसके सामने कुछ पॉजिटिव गोल भी होते हैं और कुछ नेगेटिव गोल भी होते हैं। आपने देखा है ना, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लायक होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग होता है उनके अंदर, लेकिन वो नेगेटिव रास्ते पर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये व्यक्ति है, वो आगे तो बढ़ा था पॉजिटिव गोल के लिए, लेकिन बहुत सारे बैरियर्स, मतलब बहुत सारी बाधाएं उसके जीवन में आ गई, और बैरियर्स की वजह से उसका जो डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए था, वो किस चीज में चला गया, नेगेटिव की तरफ चला गया। और वो जो लक्ष्य उसको पॉजिटिव लक्ष्य मिलना चाहिए था, वो उसका नेगेटिव लक्ष्य हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फील्ड थ्योरी के माध्यम से इन्होंने अपने लर्निंग का जो पूरी, कहना चाहिए क्या, जीवन पर्यंत जो चलने वाली प्रक्रिया है उसको समझाने की कोशिश की है। चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो समझ लेते हैं कोटलेवन की फील्ड थ्योरी के बारे में। देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, मुझे इनकी थ्योरी बहुत सही लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि हमारा जीवन जो है ना, एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम, अगर देखा जाए ना, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अपने एग्जाम्पल्स, अपनी लाइफ की जर्नी से भी, और साथ ही साथ में जो दूसरे लोग हमारे सामने होते हैं उनकी जर्नी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर देखा जाए, समझा जाए, तो इस एक चीज से जो लर्निंग मिलती है, जो दूसरों को की जर्नी को ऑब्जर्व करने में, या अपनी परेशानियों को से हम जो सीखते हैं, उसको हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। ना ही तो कोई बुक हमें सिखा सकती है, और ना ही किसी तरह का कोई और व्यक्ति जो है, हमारा गुरु जो है, वो हमें सिखा सकता है, जितना हमारा एक्सपीरियंस हमको सिखाता है। इस वजह से मुझे इनकी थ्योरी बहुत सही लगती है कि भाई ऐसी ही तो लर्निंग होती है। लाइफ स्पेस की जो बात की जाती है, तो इनकी थ्योरी में उन्होंने ये जो सर्कल बताया है, ये ओवल स्पेस दिखाई दे रहा है ना, तो पहला जो आप देखिए ना, ये क्या है, लाइफ स्पेस को बता रहे हैं। मतलब ये कंप्लीट जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो क्या है, आपका लाइफ स्पेस, मतलब आपका जीवन विस्तार है। इसको हम क्या कहेंगे, आपका कंप्लीट जीवन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये वेक्टर, वेक्टर को मालूम है ना आपको, जो दिशा को दिखाता है। मतलब अगर इस तरह से लगा हुआ है ना, अगर मैंने लिख दिया लेंथ, लिख दिया, ठीक है मैंने, और उसके ऊपर ये वेक्टर साइन लगा दिया, इसका मतलब है ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम जीवन स्टार्ट करते हैं अपना, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी डायरेक्शन ये होती है।
ठीक है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या हो जाता है, वो फोर्स जो हमको हमारे लिए चालक का काम कर रहा है, मतलब जो हमें आगे बढ़ा रहा है। जैसे कि हम एजुकेशन लेते हैं, हम अपने माता पिता से सीखते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ड्राइविंग फोर्स होती हैं, जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए बताती है कि भाई आगे बढ़ना है। ठीक है, ये है व्यक्ति, ये है वो पर्सन जिसको आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। लेकिन लक्ष्य प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी होता है, क्योंकि ये वाला जो छोटा वाला आपको गोला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप सपोज करें आपने कोई एग्जाम देना था, आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद में आप नहीं उसमें क्लियर कर पाए, नहीं पास हुए। आपने कोई बिजनेस खोलना था, आपने बिजनेस खोला, आप पहले अटेम्प्ट में नहीं पास हो पाया, फेल हो गए। आपने कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, आप जॉब में क्रैक नहीं कर पाए, इंटरव्यू में आप फेल हो गए, आप नहीं हो पाए। तो क्या होगा, एक तो ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ना, एक तो हम अपने दिमाग का एनवायरनमेंट बना लेते हैं कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे से नहीं बन पा रहा, मतलब मैं इतनी अपने आप को हम इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि हमको लगता है कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं, है ना। और हम ये जो भी हमने गोल्स बनाए हैं अपने, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो, एक तो ये होता है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इससे भी बनता है जो हम खुद सोचते हैं, और दूसरे जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे घर में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे आसपास सहपाठी समाज में, वो कहते हैं क्या फालतू किस क्षेत्र में जा रहे थे तुम, इसमें तो फायदा ही नहीं है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं और अलग अलग क्षेत्र में करते हैं, कुछ बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ स्ट्रगल करने के बाद भी सक्सेस नहीं पा पाते हैं। तो लोग उसका उनका साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसको दूषित कर देते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जो कि इस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को बदल देती है। लेकिन यदि हम पॉजिटिवली बात करें ना, तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे जीवन में लोग होते हैं जो कि हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं अपनी ही बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल लोग हैं हमारे सामने या फिर बीच में, जो कि आप जब भी आपका डाउनफॉल आता है ना, आप सोचते हैं कि आपसे तो कुछ भी नहीं होगा, तब उनको सुन के या उनकी बातें याद करके आपको लगने लगता है नहीं, क्यों नहीं होगा, कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना सारा नेगेटिव हुआ है तो क्या हुआ, अभी भी हमारे हाथ पांव अच्छे हैं, हमारी बुद्धि काम कर रही है, इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अभी जो सक्सेस हमें नहीं मिली है, आगे जाकर मिल सकती है। तो वो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति है, ये वाला जो छोटा वाला सर्कल है, ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो हमारे दिमाग की मनोवृत्ति जो होती है उसको तय करता है। ठीक है, ये व्यक्ति अपना चला काम करने के लिए, आगे बढ़ा, उसने गोल बना रखा था यहाँ पर पहुंचने का, लेकिन बहुत सारे बैरियर्स आ गए। हेल्थ बैरियर्स किस किस तरह के हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, आप बनना चाहते हैं साइंटिस्ट, लेकिन आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, आपको मजबूरन अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए आपको कोई जॉब करनी पड़ सकती है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। मेरे घर में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नाइट कॉलेज में जाकर पढ़ाई करी है और सुबह से वो जॉब करते थे, इसलिए क्योंकि घर की स्थिति भी सुधारनी है लेकिन अपने आप को ग्रो भी करना है, तो वो नाइट कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होती, तो बैरियर्स तो आपकी जिंदगी में आते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं। सोशल बैरियर्स होते हैं, इकोनॉमिकल बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, हेल्थ बैरियर्स होते हैं। तो इन बैरियर्स की वजह से अगर बैरियर्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये जो वेक्टर है ना, जो डायरेक्शन थी आपकी, ये वो डायरेक्शन अब आपकी हो जाती है अपोजिट, मतलब हम आगे नहीं बढ़ते बल्कि हमारा क्या हो जाता है, पीछे हो जाना। रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगने लगता है, मतलब जो हमें पीछे ढकेलता है। समझ रहे हैं ना बात को, जो फोर्स आगे जाने के लिए लगना चाहिए था, यहाँ ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स कौन सा लग रहा है, रिस्ट्रेनिंग। जैसे हम लोग रिवर्स नहीं करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी क्या आने लगती है, पीछे आने लगती है। तो हमारा जो ग्राफ आगे की तरफ जाना चाहिए था, वो ग्राफ कब आ रहा है, पीछे की साइड आ रहा है। रिस्ट्रेनिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हमने इसको पार कर लिया, इसको पार कर लिया, तो फिर हम इस पॉजिटिव गोल तक पहुंच जाते हैं। अगर आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा हो गया, समझ रहे हैं। अगर आपका गाड़ी जो है वो बैक आप कर रहे हैं, अगर बैक ना करते हुए आप फॉरवर्ड करें, आगे की तरफ करें, तो वो आगे बढ़ेगी, है ना। मतलब आपको गियर जो है वो आगे साइड का लगाना है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर उसकी तुलना में रीस्टेयरिंग फोर्स ज्यादा हुआ तो आप पीछे आ जाएंगे, और ड्राइविंग फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो आप पीछे नहीं आएंगे, बल्कि अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे।
ठीक है, तो अपने इस चार्ट के माध्यम से, अपने इस ग्राफ के माध्यम से कोर्टलेवन ने फील्ड थ्योरी के माध्यम से ये समझाया है कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में इन्होंने जो एक फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू एफ ई इंटू पी। एफ का, बी का मतलब क्या है, व्यवहार। आपका व्यवहार कैसे बनता है, आपका व्यवहार कैसे बनता है, जो आप कार्य करते हैं उसके साथ साथ में जो आपका मनोवैज्ञानिक बिहेवियर होता है या वातावरण होता है वो, और साथ में जो आप व्यक्ति हैं, आपके व्यक्ति का, आपका दिमाग जिस तरह से काम करता है वो, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप कार्य करते हैं उसके हिसाब से आपका बिहेवियर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मनोवैज्ञानिक फॉर्म में कहा जाए, आप साइकोलॉजिकली वे में आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं। ठीक है, आप जीवन को खुश मिजाज होकर देखते हैं, लोगों के साथ में अच्छे से जुड़ते हैं, आप जब भी कोई भी घटना घट रही होती है ना, उसकी पॉजिटिव पक्ष पर नजर करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो वातावरण है चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, आप उसको ओवरकम कर लेंगे, उससे ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद आप अपना कार्य करेंगे, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर बनेगा। ठीक है ना। और अगर आप नेगेटिव नहीं है बल्कि ऐसे है, मतलब आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद आपका वातावरण जो है वो वातावरण भी ऐसा ही है कि आपको और डिप्रेस करता हो, तो आप जो भी कार्य करेंगे उस हिसाब से आपका बिहेवियर बनेगा। देखा है ना, कई लोग बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, गलत सलत कदम उठा लेते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा ही ऐसे लगेगा उनके पास बैठो तो नेगेटिव वाइब्स इतनी ज्यादा आती हैं कि उनके पास बैठने का भी मन नहीं करता है। तो वो इसी तरह से इस फॉर्मूले के हिसाब से ही उनका बिहेवियर बनता है। ठीक है, कोर्टलेवन ने तो ऐसा ही कहा है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है, धनात्मक आकर्षण होता है, नेगेटिव ऋणात्मक आकर्षण भी होता है। जो हमको धनात्मक आकर्षण का मतलब होता है ऐसे गोल्स की तरफ आकर्षित करे जो कि पॉजिटिव है, जहां पर आपकी भलाई हो, आपके लोगों की भलाई हो, आपके साथ में जुड़े हुए लोगों की भलाई हो। नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म इन्होंने यूज करी है, वो क्या है, सदिश। सदिश के बारे में मैंने बताया। वेक्टर, वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है सदिश, है ना, जो दिशा को निर्धारित करे, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा वेक्टर, है ना, और जो वापस आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बात करी है, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ये एक चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्वंद्व। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब समझते हैं क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स। द्वंद्व का मतलब है हम जद्दोजहद करते रहते हैं दो चीजों में, मतलब इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इससे बोलूं कि ना बोलूं, बात करूं कि ना करूं, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, ये करूंगा तो ऐसा तो नहीं कोई क्या कहेगा, ये बोलूंगा तो ऐसा तो नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बात किया तो ऐसा ना वो मेरी इंसल्ट कर दे। नहीं, आप सारे ही सवालों के जवाब अपने पास बैठे बैठे ही रख लेते हो। अब जाके कर लो भाई, अगला बात करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो आपको बोल देगा जयराम जी की नहीं करनी बात मुझे आपसे। बात समझ में आ रही। तो कॉन्फ्लिक्ट में बात यही होती है कि आप अपने मन में ही द्वंदात्मक स्थिति में रहते हो, करना ना करना, करना ना करना, मतलब आपकी जो नैया है ना वो डोलती रहती है दो कामों के बीच में। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे आगे ना बढ़ पाने में। ठीक है, तीन प्रकार के इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट बताए हैं। एक होता है पहुंच पहुंच द्वंद्व, मतलब अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, पहुंचना टालना द्वंद्व मतलब अप्रोच, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, फिर टालना टालना द्वंद्व मतलब अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट मतलब पहुंच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये हो गया, करना चाहिए और टाल देना चाहिए इस तरीके का द्वंद्व हो गया, टालना ही चाहिए इस तरीके का द्वंद्व हो गया। कोर्टलेवन की जो थ्योरी है इसको फील्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में लक्ष्य के सिद्धांत, लक्ष्य का सिद्धांत, अधिगम का तल रूप सिद्धांत, प्रकृति दिशा का सिद्धांत, सदिश का सिद्धांत, सही दिशा का सिद्धांत, समूह गतिकी का सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत, इतने नामों से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है,
टोपोलॉजी एक शब्द था तल रूप, जिसके बारे में कहा गया है कुट लेविन के अनुसार जीवन दायरे का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तल रूप जीवन दायरे की संरचना को बताता है। जीवन दायरे की संरचना उसमें उपस्थित आकर्षण एवं सत्य सदिश के अनुसार बदलती रहती है। जिस प्रकार से जीवन दायरे में उपस्थित कर्षण एवं सदिश में बदलाव आता है, उसी प्रकार से जीवन दायरे की संरचना भी बदलती है। मतलब आपका जो दायरा है ना जीवन जीने का, वो कई लोग तो होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि उनका पूरा संसार ही उनकी वर्किंग प्लेस होती है, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें मालूम है कि उन्हें घर से निकलना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस पे काम करना है, वापस आना है, और दीन दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी की जिंदगी बढ़ रही है, घट रही है, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो पूरे ग्लोबल फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं जॉब कर रही हूँ और मैं यूट्यूब पर आपके वीडियोस आपके माध्यम से आपके साथ में जुड़ रही हूँ, इसका मतलब है मेरा जो दायरा हो गया ना वो बहुत बड़ा हो गया। बहुत सारे लोग मेरे दायरे के अंतर्गत आते हैं। उन सारे लोगों से मुझे बेनिफिट भी होगा, उन सारे लोगों से मुझे मेरा ग्राफ जो है वो नीचे भी जाएगा। तो दायरा मेरा बड़ा हो गया। तो हर एक व्यक्ति का वर्किंग एरिया जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये थी कुट लेविन की थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से जानकारी ली। इसके पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बिल्कुल चिंता मत करना। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा काम ऐसा ही चल रहा था, जिसकी वजह से आपके ना ही तो पीडीएफ शेयर हो पाए हैं ना कुछ हो पाए हैं। लेकिन अब मैं अभी आपको पिछले जो हमारी स्किनर की थ्योरी थी, पावलोव की थ्योरी थी, उसकी भी पीडीएफ शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ में ये जो कल हमने कोलर वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसकी भी पीडीएफ, साथ ही साथ में ये कुट लेविन का भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, अच्छी थ्योरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी थ्योरी, क्योंकि ये रिलेट करती है हमारे साथ में। तो इस वजह से ये थ्योरी मुझे पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक थ्योरी अच्छी है, बाकी सारी थ्योरीज अपने आप में एक महत्व रखती हैं। तो कुट लेविन की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो केवल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो फील्ड थ्योरी किसकी थी, लक्ष्य का सिद्धांत किसका था, सदिश क्या होता है, रीस्टरिंग फोर्स क्या होता है, तो इस संबंधित प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों को भी हम करेंगे आगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं फिनिश, इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा है और इम्पोर्टेंट लगा है, अच्छा इम्प्रेसिव लगा है आपके लिए, तो इसको लाइक जरूर करते जाना, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, और बढ़ाओ कुछ दायरा, बढ़ाओ हमारे भी इस सब्सक्रिप्शन का, लोगों तक सब्सक्राइब करवाओ हमारे इस चैनल को, क्योंकि जब दायरा बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो चलो करते हैं इसको, क्लास को यहीं पे फिनिश, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस।